देखिए क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पे विजिबल है। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को आंसर करने से पहले जरूरी है क्वेश्चन को समझना। और मैं बता दूं ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड पे एक जजमेंट दिया था और उसी जजमेंट से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है वो समझो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डिफाइन द टर्म लॉ। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म लॉ। तो सबसे पहले आपको लॉ डिफाइन करना है। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द ग्राउंड्स टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे एक लॉ की वैलिडिटी को हम चैलेंज कर सकते हैं। तो दूसरा आपको फिर वो ग्राउंड्स बताने हैं, वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे हम एक लॉ की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैन द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ बी चैलेंज फॉर वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैन द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ बी चैलेंज फॉर द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। अब देखिए आपके पॉलिटी पेपर में ना डायग्राम नहीं होते, जैसे आपके हिस्ट्री पेपर में, ज्योग्राफी पेपर में डायग्राम होते हैं, तो पॉलिटी के पेपर में डायग्राम नहीं होते। पर पॉलिटी में आपके पास आर्टिकल्स होते हैं। तो जो डायग्राम का काम होता है ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेपर में, क्या आपके आंसर को इंप्रेसिव बनाना, वही काम आर्टिकल्स का है। तो कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स आपको याद रहें और यही आर्टिकल्स आपके मेंस में अच्छा स्कोर करेंगे पेपर 2 में। अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि 26 नवंबर से मैं 2 कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूं। एक तो है आपका फाउंडेशन कोर्स फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एनसीईआरटीज, और दूसरा है आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। 26 नवंबर से कोर्स शुरू है। उससे पहले ही आपको इन दोनों कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म लॉ। तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ उसी में मिलेगा। तो ये जो टर्म है लॉ, ये कहां पे डिफाइन है, ये डिफाइन है इन द आर्टिकल 13। So this term law means, so the term law includes not only the legislative enactment, legislative enactment से मतलब है all the laws either made by the parliament or by the state legislature। चाहे वो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया हो, चाहे वो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो, किसकी कैटेगरी में आएंगे, लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट। So the term law includes not only the legislative enactment but also any ordinance, order, bylaws, rules, regulations, notification, custom or uses having the force of law as per Article 13 of the Indian Constitution। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है, बस पढ़ना और याद करना है। पर यह समझ में होना चाहिए कि लिखना कैसे जाएगा। तो आपको बस यही लिख देना है, एज पर आर्टिकल 13 द टर्म लॉ includes not only the legislative enactment but also any ordinance, order, bylaws, rules, regulation, notification, custom or uses having the force of law। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। और हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे हम किसी एक लॉ की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे 3 ग्राउंड्स हैं। तो जो सबसे पहला ग्राउंड है किसी लॉ की वैलिडिटी को चैलेंज करने का, वो है फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो हम उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं। अब सेकंड जो ग्राउंड है वो है फॉर द वायलेशन ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि फंडामेंटल राइट्स से अलग भी जो दूसरे प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कोई लॉ उन प्रोविजंस को भी वायलेट कर रहा है तब उस बेसिस पे भी उसकी वैलिडिटी को हम चैलेंज कर सकते हैं। पर एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या है।
क्योंकि मैंने कई बार ये पढ़ा है कि जब भी प्रोविजंस की बात आती है तो प्रेम्बल को बीच में घुसा देते हैं। क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है? देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर किया था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है वो उसके आर्टिकल्स हैं, ना कि प्रेम्बल। तो जब भी प्रोविजन की बात हो, यू हैव टू रेफर टू द आर्टिकल्स। और जो तीसरा ग्राउंड है किसी भी लॉ की वैलिडिटी को चैलेंज करने का, वो है फॉर बीइंग विदाउट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी। फॉर बीइंग विदाउट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, इसका क्या मतलब है? देखिए, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब है कि किसी एक सब्जेक्ट पे जो लॉ बनाने की पावर है वो किस अथॉरिटी या गवर्नमेंट के पास है। किसी एक सब्जेक्ट पे जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अब ये कहां पे दी गई है? जस्ट रीड आर्टिकल 246, रीड विद शेड्यूल 7। अब शेड्यूल 7 में क्या है कि 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और आर्टिकल 246 कहता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो यूनियन लिस्ट आइटम्स पे लॉ बना सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट आइटम्स पे लॉ बना सकती है, और दोनों कंकरेंट लिस्ट आइटम्स पे लॉ बना सकती है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस किसके क्या है? दैट यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट आइटम्स एंड कंकरेंट लिस्ट आइटम्स। स्टेट गवर्नमेंट की क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट लिस्ट आइटम्स पे और कंकरेंट लिस्ट आइटम्स पे लॉ बना सकती है। इसको हम एक्सटेंट भी बोलते हैं, लेजिस्लेटिव एक्सटेंट। नाउ सपोज अगर किसी यूनियन लिस्ट आइटम्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना दे, तब हम उस लॉ को चैलेंज कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग विदाउट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। तो ये 3 ग्राउंड है जिसके बेसिस पे हम किसी लॉ की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एक ऑर्डिनरी लॉ को हम चैलेंज कर सकते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब यह समझो, क्या एक ऑर्डिनरी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर सकता है? पहले यह समझो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो देखो, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने कब प्रोपाउंड की थी? इन द केस ऑफ केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की, उसके ऊपर एक लिमिट रख दी थी कि जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती, वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किससे होते हैं? अमेंडमेंट एक्ट से। यानी कि सिर्फ एक अमेंडमेंट एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी क्या लिमिटेशन है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। यानी कि ऑर्डिनरी लॉ तो चेंज कर ही नहीं सकता। कौन चेंज कर रहा है? अमेंडमेंट एक्ट। तो एज पर द केशवानंद भारती केस जजमेंट, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही चैलेंज किया जा सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक ऑर्डिनरी बिल, एक ऑर्डिनरी जो लॉ है वो तो उसको वायलेट कर ही नहीं रहा, और जब वो वायलेट कर नहीं रहा तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको इन तीनों में से किसी भी ग्राउंड पे हम चैलेंज कर सकते हैं उसकी वैलिडिटी को? क्या हम कह सकते हैं कि जो अमेंडमेंट एक्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है? क्या हम कह सकते हैं कि जो अमेंडमेंट एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है? क्या हम कह सकते हैं कि जो अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज विदाउट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस? क्या हम कह सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 4 है उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज नॉट ए लॉ, और जब अमेंडमेंट एक्ट लॉ नहीं है तो उनको इस बेसिस पे हम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्राउंड सिर्फ लॉ के लिए है। अमेंडमेंट एक्ट को हम किस बेसिस पे चैलेंज कर सकते हैं? फॉर द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑर्डिनरी एक्ट को हम वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ऑर्डिनरी लॉ को हम वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते। आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैंने आपको बता ही दिया है कि 26 नवंबर से 2 कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। एक तो है आपका प्रीलिम्स का, एक तो है आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज हम साथ के साथ पैरेलल में करेंगे, और दूसरा है फाउंडेशन कोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटीज फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन।
अब स्टूडेंट्स को ये लगता है ना कि एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स करेंगे तो फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनका क्या होगा। मैं कहूंगा कि डेली करंट अफेयर्स में इतना आता है कि आप करंट अफेयर्स को फॉलो करो, आपको फाउंडेशन कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपका सारा सिलेबस उसी में कवर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उनको ये बेनिफिट है कि हम डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं आती है। जब आप पहले दिन से शुरू करोगे तो आप देखोगे आपको एक क्वेश्चन का आंसर करने में हो सकता है कि 1 घंटा भी लग जाए। तो जब भी आप आंसर लिखोगे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, और जैसे ही आप आंसर लिखोगे तो आप अपने आंसर को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और डायरेक्ट मुझे उसको भेजो इवेल्युएट करने के लिए, और मैं इवेल्युएट करने के साथ साथ रिवार्ड्स और रिमार्क्स भी दूंगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।